जे एक 22 साल का लड़का था जो एक छोटे से टाउन में रहता था। उसका नेचर फ्रेंडली था, लेकिन थोड़ा केयरलेस और मस्ती मस्ती में रहने वाला। उसके दोस्त हमेशा कहते थे कि जे तू बहुत बिंदास है, तुझे कुछ डर ही नहीं लगता। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उसकी टाउन के एक कोने पर एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। ये पेड़ आम बरगद की तरह नहीं लगता था। इसके पत्ते हमेशा सूखे और काले रहते, जड़ से एक अजीब सी बदबू आती, और लोग कहते थे कि रात में इस पेड़ के पास से जाने पर ऐसी चीखने की आवाज आती जैसे कोई रो रहा हो। बचपन से ही जे ने अपने बुजुर्गों से सुना था कि उस पेड़ पर एक पूरे परिवार की आत्मा बसती है, माँ, बाप और 2 छोटे बच्चे। बहुत साल पहले एक छोटी झोपड़ी उस बरगद के पास बनी हुई थी। वहां एक गरीब किसान अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था। लोग कहते हैं कि उस वक्त एक रात उनके घर में आग लग गई और पूरा परिवार जिंदा जल गया। तब से उनकी आत्मा उस बरगद के पेड़ से चिपक गई। बुलाने लगे। समय के साथ गांव के लोग पेड़ के आसपास से भी गुजरने से डरते थे। दिन में तो लोग कभी कभी वहां से गुजर लेते, लेकिन रात के अंधेरों में कोई उस रास्ते का नाम भी नहीं लेता। एक दिन जे और उसके दोस्त पिकनिक मनाने निकाल गए। मौसम बदल रहा था, हवा तेज चल रही थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। दोस्तों में से एक बोला, चल जे, शॉर्टकट से निकलते हैं, वही पुराने बरगद के पास से। रात हो रही है, अगर घूमा तो घर लेट पहुंचेंगे। बाकी सब डरे हुए, पर जे हमेशा की तरह हंसी उड़ा के बोला, अरे यार, वो पेड़, वो भूत, सब बकवास है। भूत होता तो अब तक मैं उसे सेल्फी ले लेता। चल आज मैं साबित करके दिखाता हूँ कि वो पेड़ नॉर्मल है। सब उसके पीछे चल दिए, थोड़ा डर के साथ, पर जे के कॉन्फिडेंस ने उन्हें पुश कर दिया। गलती पेड़ के पास पहुंचकर हवा और ठंडी लगने लगी। पैटर्न के सरसराहट में अजीब सा शोर था, जैसे पेड़ के अंदर कोई जिंदा हो। सबने अपनी सांस रोक ली। तभी जय ने हंसते हंसते बोला, अरे मुझे बाथरूम आ रहा है, रुक जाओ। सब बोले, पागल है क्या यहीं, ये पेड़ के पास? पर जय ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने पेड़ के ट्रंक के पास खड़े होकर वॉशरूम कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ के पटन से एक तेज हवा निकली, जैसे कोई चीख रहा हो। ठंड और बढ़ गई। उसके दोस्तों ने इस पास देखा कि पेड़ के ऊपर एक आंधी जैसा गुब्बर बना और अंधेरों में एक परिवार जैसी परछाई दिखाई दी। सब चिल्लाने लगे, जे तू पागल हो गया है, देख क्या हो रहा है। पर जे ने फिर भी मस्ती में कहा, बस हवा है यार, तुम सब कावर्ड हो। पहली घटना, उस रात घर लौटकर जे ने नॉर्मल बिहेव किया, लेकिन रात को सोते वक्त उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने आंख खोली तो एक छोटी सी परछाई उसके बेड के पास खड़ी थी। एक छोटा लड़का, उसका चेहरा जाला हुआ, आंखें बिल्कुल काली। जय झटके से उठ बैठा और लाइट ऑन कर दी। रूम खाली था। उसने अपने आप से कहा, बस सपना था, शायद पिकनिक की वजह से माइंड में भूत की कहानी घुस गई है। पर यूज नहीं पता था कि वो कोई सपना नहीं था, बल्कि श्रापित परिवार का पहला सिग्नल था। दोस्तों की हालात, अगली सुबह उसके दोस्त एक दूसरे को कॉल करके बातें कर रहे थे। सबको रात को अजीब अजीब सपने आए थे। एक दोस्त बोला उसने अपने खिड़की के बाहर एक औरत को देखा जो बर बर कह रही थी, उस पेड़ को अपवित्र क्यों किया। दूसरे दोस्त ने बोला उसने एक छोटी सी लड़की को खिड़की के ग्लास पर हाथ मरते देखा। जब सब जय से मिले तो सबने उससे कहा, यह सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे मजाक नहीं करना चाहिए था। पर जय फिर भी हंसी उड़ा के बोला, बस तुम्हारे दिमाग का खेल है, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन असली दास्तान अभी शुरू हुई थी। अली रात जय के घर के अंदर अचानक बदबू फैल गई, जैसे कोई जलता हुआ लकड़ा हो। उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर पेड़ की छाया बन रही थी और उस छाया के अंदर से एक औरत निकली, जाली हुई, उलझे बाल और आंखों में सिर्फ जालन। उसने धीरे से कहा, तुमने हमारी पवित्रता तोड़ दी, अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। चीख चीख पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी माँ उसे उठाने आई तो जय जमीन पर पड़ा था। उसकी गर्दन पर पेड़ के जाड़ों जैसे निशान बने हुए थे। उसकी माँ डरे हुए चिल्ले, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? और कहानी यहीं से असली हॉरर मोड में घुसने वाली थी। जे को उस रात जो कुछ हुआ था, उसने सोचा सपना था, लेकिन जब सुबह माँ ने उसकी गर्दन पर जाड़ों के जैसे निशान देखे, तब उसका दिल तेज धड़कने लगा। माँ डर के बोली, ये कैसे निशान है बेटा? तुमने कोई शरारत तो नहीं की थी उस पेड़ के पास? जय ने झूठ बोल दिया, अरे नहीं माँ, बस रात को गिर गया था इसलिए लग गया होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा था। दोस्तों की बैठक उस दिन शाम को जय और उसके 3 दोस्त एक चाय की टपरी पर मिले। सबके चेहरे उतारे हुए थे। रोहन बोला, कल रात मेरे कमरे में खिड़की अपने आप खुल गई थी। हवा इतनी तेज थी जैसे अंदर से कोई खींच रहा हो। मैंने अपनी अलमारी के अंदर से रोती हुई औरत की आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो कुछ नहीं था। नेहा, उनकी दोस्त, रो पड़ी। मैंने सपने में एक छोटी लड़की देखी, वो कह रही थी, भैया ने हमारी पवित्रता तोड़ दी, अब कोई बचा नहीं सकता।
सब एक दूसरे को देखने लगे। सबको समझ आ गया कि ये सब जय की उस दिन की हरकत का नतीजा है। नेहा ने जय की तरफ गुस्से से देखकर कहा, तूने क्या जरूरत थी पेड़ के पास ऐसी हरकत करने की? वो तो श्रापित था। अब वो परिवार हम सब के पीछे लग गया है। जय चुप हो गया। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। जय के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी इस रात जय ने अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया, लेकिन 12 बजे के आसपास खिड़की के बाहर खत-खत की आवाज आई। उसने झांक कर देखा तो एक छोटी लड़की खिड़की से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा आधा जाला हुआ, आंखों में खून भरा हुआ। वो धीरे से बोली, भैया तुमने गलती की है, अब माँ तुम्हें बुलाती है। जय का पसीना छूट गया। उसने जोर से कर्टन्स खींच दिए और पलट कर देखा। बेड पर वही जाली हुई औरत बैठी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने हमारा घर अपवित्र किया, अब तुम्हें हमारे घर में आना होगा। रूम का टेम्परेचर बर्फ जैसा हो गया। जय बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह माँ ने देखा तो जय फिर जमीन पर पड़ा था। उसकी उंगलियों के निशान उसके गाले पर बने हुए थे। माँ रोती हुई बोली, बेटा तुझे किसी ने पकड़ लिया है, ये कोई इंसानी काम नहीं है। जय ने डर के मारे सबको सच बता दिया कि उसने पेड़ के पास वॉशरूम किया था। माँ ने थप्पड़ मारकर कहा, तू पागल हो गया था क्या? वो पेड़ तो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि वहां भूत का परिवार रहता है। पंडित की साला जय की माँ उसे गांव के पुराने पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने जय के गले के निशान देखे, फिर जय की आंखों में घुर के देखा। पंडित जी बोले, तुमने श्रापित पेड़ को अपवित्र किया है, उस पर एक पूरे परिवार की आत्मा बसता है। तुमने उनकी पवित्रता तोड़ दी है, इसलिए अब वो तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जय डरा हुआ बोला, मुझे बचाइए पंडित जी। पंडित जी बोले, अब इस श्राप का तोड़ मुश्किल है, तुम्हें उनकी आत्माओं से माफी मांगनी होगी, नहीं तो वो एक एक करके तुम्हारे दोस्तों को और तुम्हें ले जाएंगे। पहला बलिदान उसी रात रोहन, जय का दोस्त, अपने कमरे में अकेला था। उसने लाइट ऑफ की और सोने लगा। तभी उसने अपनी छत पर पैरों की धुप धुप सुनाई दी। उसने टॉर्च लगाए, कुछ नहीं दिखा। फिर बेड के नीचे से एक बच्चे की हंसी आई। वो झुक कर देखता है तो एक जाला हुआ लड़का उसकी तरफ बढ़ता है और खींचकर उसे बेड के नीचे ले जाता है। रोहन की चीख पूरे घर में गूंज गई। उसके पेरेंट्स ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि रूम खाली था, बस बेड के नीचे से खून बह रहा था। अगले दिन न्यूज फैल गई, रोहन गायब हो गया। ग्रुप की घबराहट जब ये खबर जय और उसके दोस्तों को मिली, सब सर पकड़ के बैठ गए। नेहा रोकर बोली, मैंने कहा था तुम्हें, अब अगला नंबर हमारा है। अमन गुस्से में बोला, जय तुझी की वजह से रोहन गया, अगर तूने माफी नहीं मांगी तो हम सब मारेंगे। जय गिल्ट में था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अब करे तो क्या। हॉन्टेड वार्निंग इस रात जय ने अपने कमरे में लिखा देखा, अगला तुम हो, वो भी उसकी दीवार पर खून से। उसने चलकर माँ को बुलाया। जब माँ ने देखा तो दीवार साफ थी। माँ बोली, बेटा वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, तुम्हें उनके पास वापस जाना होगा। क्लिफ हैंगर पार्ट 2 के एंड। जय रात भर जगता रहा, लेकिन 3 बजे रात को उसने अपने कमरे में 4 लोगों की परछाई देखी, एक माँ, एक पिता और 2 छोटे बच्चे। और माँ की आत्मा धीरे से बोली, रोहन हमारे साथ आ गया, अब तुम्हें भी आना होगा। जय की सांसें रुक गई। उसने समझ लिया कि अब समय बहुत कम है। रोहन के गायब होने के बाद अमन बिल्कुल ही खौफ में था। उसने अपना घर दीपक और अगरबत्ती से भर दिया। हर कोने में हनुमान चालीसा बजाने लगा। उसने सोचा शायद इससे आत्माओं से बच जाएगा। उस रात जब वो सोने गया तो उसने महसूस किया कि कमरे की हवा भरी हो गई है, जैसे ऑक्सीजन कम पड़ रही हो। उसने देखा कि उसके बेड के सामने एक कुर्सी अपने आप हिल ली। फिर एक आदमी की आत्मा सामने आई, जाला हुआ, काली आंखों वाला। उसने अमन की तरफ देखते हुए कहा, तुम सबको सजा मिलेगी, रोहन हमारे पास आ गया, अब तुम्हारी बारी है। अमन ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन उस आदमी की आत्मा उसके गले को पकड़कर बोली, हम तुम्हारी प्रार्थना से नहीं डरते, क्योंकि तुमने हमें अपमानित किया है। और उस रात अमन भी अपने बेड पर से गायब हो गया। सुबह उसका रूम खाली था, बस दीवार पर खून से लिखा था, 2 गए अब 2 बाकी। नेहा का दार नेहा रोती हुई जय के घर आई। उसने जय का कॉलर पकड़कर कहा, अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं, अगर ट्यून कुछ नहीं किया तो हम दोनों भी मर जाएंगे। जय ने उसे सच कहा कि पंडित जी ने कहा था कि माफी मांगनी होगी। नेहा बोलिया, चलो पेट के पास अभी इसी वक्त। पेट के पास वापस रात का समय था, हवा तेज चल रही थी। दोनों टॉर्चेस लेकर उस बरगद के पेड़ के पास गए। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंचे, उन्होंने एक साथ चीखने की आवाज सुनी। पहले एक छोटी लड़की की रूह पेड़ से उतर कर आई। उसका चेहरा आधा जाला हुआ, हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। वो नेहा के करीब आई और धीरे से बोली, दीदी तुमने क्यों हमारे घर का मजाक बनाया? नेहा की आंखों से आंसू निकाल गए। उसने झुक कर कहा, माफ कर दो, गलती जय की थी, हमने कुछ जानबूझकर नहीं किया।
तभी एक औरत और एक आदमी की रूह पेड़ के ट्रंक से निकली। औरत की आंखें आग जैसी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम सब ने हमारी पवित्रता तोड़ दी, तुम सबको हम अपने साथ ले जाएंगे। जे ने घुटने पर गिरकर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मजाक समझकर पेड़ को अपवित्र कर दिया। आप चाहे तो मुझे सजा दो, पर मेरे दोस्तों को छोड़ दो। आत्मा चुप हो गई। राज की पर्दाफाश औरत की रूह थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हूं मैं आग में जलाकर मार दिया गया था। लोगों ने कहा कि हमारा घर अपवित्र है, इसलिए हमें ही जिंदा जला दिया। तब से हम इस पेड़ से जुड़े हुए हैं। हम अपने दुख में किसी को आने नहीं देते। जे ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको इंसाफ दिलवाना है तो हम मदद करेंगे, पर ह्यू में मारना मत। आत्मा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उस आदमी की रूह गुस्से में बोली, इंसान हमेशा हमें धोखा देते हैं, तुम भी दोगे, इसलिए तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनाना ही होगा। उसी वक्त पेड़ के नीचे जमीन फटने लगी। नेहा का अंत पेड़ के नीचे से जड़ जैसे हाथ निकले और नेहा के पैर पकड़ लिए। उसने चीख कर जय का हाथ पकड़ लिया। जय बचाओ मुझे। जय ने जोर लगाया, लेकिन जेड़ों की ताकत बहुत ज्यादा थी। नेहा को खींचकर जमीन के अंदर घुसा लिया गया। उसकी चीख रात भर गूंजती रही और फिर खून की खुशबू हवा में फैल गई। अब पेट के सामने सिर्फ जय अकेला था। दीवार पर एक शब्द उभर के लिखा, सिर्फ तू बाकी है। जय का दाढ़, जय का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने पेट की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे अपने साथ मत ले जाओ। आत्माओं ने एक साथ चिल्लाया, हमारी शांति तभी होगी जब तुम हमारे साथ जुट जाओगे। पेड़ की जाड़ें उसके पैरों में लिपट गई। उसने अपना पूरा जोर लगाया, पर वो छूट नहीं पाया। उसने पंडित जी की दी हुई माला उठाई और जोर जोर से मंत्रा जाप करने लगा। जेडन की ताकत थोड़ी कम हुई, पर आत्माओं की चीख और तेज हो गई। जे ने मुश्किल से अपने पैर छुड़ाए और भागकर पेड़ से दूर निकाल गया, लेकिन उसने पलट कर देखा। पेड़ के ट्रंक पर अब रोहान, अमन और नेहा के चेहरे उभर आए थे और उनके साथ एक खाली जगह थी, जिसमें अब उसका चेहरा बनने वाला था। पेड़ के ट्रंक पर अपने दोस्तों के चेहरे देखकर जय का दिल दहल गया। रोहान की आंखों से आंसू बह रहे थे, अमन का चेहरा गुस्से से भर गया था और नेहा की रूह जैसे चीख रही थी। तीसरी खाली जगह उसका इंतजार कर रही थी। जय भागता हुआ पंडित जी के पास गया। उसकी सांसें रुक रही थी। पंडित जी, मुझे बचा लो, वो सब मेरे दोस्तों को खा गए। अब मेरी बारी है। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा मैंने कहा था कि तुमने बड़ी भूल की है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, तुम्हें उस परिवार को शांति दिलानी होगी, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जय डरा हुआ था, पर उसने कहा, मेरे दोस्तों को मैंने गवाया है, अगर मैं नहीं रुकूंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मुझे बताओ क्या करना होगा। अंतिम विधि की तैयारी, पंडित जी ने कहा। कल अमावस्या की रात है, तब आत्माओं की ताकत सबसे ज्यादा होती है और वही समय उन्हें शांत करने का भी होता है। तुम्हें पेड़ के पास जाकर यह यज्ञ करना होगा। अगर वो आत्माओं ने तुम्हें स्वीकार कर लिया तो तुम बच जाओगे, वरना हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ जाओगे। उन्होंने जय को एक त्रिशूल, एक धुनी और हनुमान चालीसा का पाठ दिया। अमावस्या की रात के समय था। चंद गायब, आसमान काला, हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे पूरी दुनिया तोड़ देंगे। जय और पंडित जी पेड़ के सामने पहुंचे। पंडित जी ने धुनी जलाई और मंत्र उच्चारण शुरू किया। पेड़ के पत्ते तेज आवाज करने लगे और ट्रंक से वही परिवार निकला, माँ, पीटा और दोनों बच्चे। माँ की रूह चीखी, तुम दोबारा आए हो, तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनने से कोई नहीं बचा सकता। पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। धुनी की आग और तेज जलने लगी। आत्माओं का हमला अचानक दोनों बच्चों की आत्मा पेट से कूदकर जय के पैरों में चिपक गई। उनकी आंखें खोखली थी। भैया, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। जय जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। पंडित जी ने त्रिशूल उठाकर हवा में घुमाया। एक चमक निकली और बखौन की आत्मा थोड़ा दूर चली गई, लेकिन तभी पिता की रूह गुस्से में आई और पंडित जी पर टूट पड़ी। उसने पंडित जी के गले में अपने जाले हुए हाथ दल दिए। पंडित जी चीख कर जमीन पर गिर गए। जय का सामना अब जय अकेला पेट के सामने था। माँ की रूह उसके सामने आई। तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारी हरकत ने हमारी आत्मा को और जलाया है, तुम्हें अपना खून देना होगा। जय ने धुनी का अंगारा उठाया और अपने हाथ पर रखकर बोला, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जो दर्द तुम्हें मिला वो किसी इंसान का पाप था। मैं तैयार हूँ अपनी जान देने के लिए, पर मेरे दोस्तों की आत्माओं को आजाद कर दो। पेड़ से जोर की चीख गूंज उठी। रोहन, अमान और नेहा के चेहरे ट्रंक से हिलने लगे। सैक्रिफाइस माँ की रूह कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, तुम सच में हमारे दुख को समझ गए हो, लेकिन हमारा श्राप तभी खत्म होगा जब कोई अपनी मर्जी से हमें अपना प्राण दे। जय ने आंख बैंड की और धुनी के बीच खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा, मैं अपना प्राण तुम्हें समर्पित करता हूँ।
लेकिन मेरे दोस्तों को आजाद करो। अचानक पेड़ की जड़ जे के शरीर को लपेटने लगी। उसने दाढ़ से चीखा, लेकिन वो रुका नहीं। पंडित जी ने अंत में मंत्र उच्चारण करके त्रिशूल पेड़ के ट्रंक में घुसा दिया। एक जोर की बिजली चमके, अंतिम दृश्यापित से एक तेज रोशनी निकली। माँ, पीटा और बच्चे की आत्मा एक साथ ऊपर उठ गई, जैसे किसी ने उन्हें मुक्ति दे दी हो। उनके चेहरे अब जालते हुए नहीं, बल्कि शांत थे। लेकिन ट्रंक पर जे का चेहरा उभर आया। उसकी आंखें बैंड थी, जैसे वो हमेशा के लिए पेड़ का हिस्सा बन गया हो। पंडित जी रो पड़े। बेटा, तुमने अपना बलिदान देकर उन्हें मुक्ति दी। अब वो श्रापित पेड़ कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तुम हमेशा इस पेड़ के रक्षक बन गए हो। एपिलॉग। सालों बाद गांव वाले उस पेड़ को अब डर के साथ नहीं, भक्ति के साथ देखने लगे। लोग कहते थे रात को कभी कभी पेड़ के ट्रंक पर एक लड़के का चेहरा चमकता है और उसकी मुस्कान में सुकून होता है। वो जे था जिसने अपनी गलती को अपने बलिदान से सुधार दिया। और शायद अब वो पेड़ हॉन्टेड ट्री नहीं, बल्कि सैक्रिफाइस्ड गार्डियन ट्री बन गया।